क्योंकि ओबीसी 60% है, 60% से ज्यादा है, 60% से ज्यादा है। उसका बोझ इतना ज्यादा है कि उसके तले कोई भी पार्टी दब के मर जाएगी। तो भाजपा ने सुसाइड करने से बेहतर समझा कि चलो एक ये भी पैंतरा चल के देखते हैं, शायद बिहार में इसका फायदा हो जाए। हालांकि बिहार में इनको इसका ज्यादा फायदा मिलने वाला है नहीं। तो ये क्रेडिट चाहे भाजपा ले या कांग्रेस ले, असली क्रेडिट एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और इनके संगठन और इनकी पीछे जो एजिटेशन, और जैसे मैंने कहा हमारे महामानव राष्ट्रपिता महामानव ज्योतिबा फुला से लेके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक, यशकाई डीके खापर्डे जी, यशकाई दीनावाना जी, यशकाई कांशीराम जी और इनके साथी, और इनके बाद जो लोग इनकी प्रेरणा से आगे आए, हम जैसे लोग जो फील्ड में उतरे हुए हैं, सरदर्द की बाजी लगाकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बेसिकली ये क्रेडिट उनको जाना चाहिए। ये उनकी जीत है, ना कि कांग्रेस या भाजपा की, जिन्होंने 75 सालों में ओबीसी को जूतों तले रोंदा है, बर्बाद किया है, खत्म किया है, और अब भी इसी साजिश में 24 घंटे लगे रहते हैं कि कैसे इनको बैक फुट पे रखा। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा जम्मू एंड कश्मीर से हैं, और सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। जी सर, कई दशकों से ओबीसी जात आधारित जनगणना की मांग देश के तमाम संगठन, जय बामसेफ से लेकर बड़े बड़े संगठनों ने जाति आधारित जनगणना को लेकर मुद्दे बनाए और तमाम कार्यक्रम देश भर में लगाए। आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट जो समाज में प्रतिदिन जात आधारित जनगणना को लेकर लोगों को जागृत भी करने का काम कर रहे थे, और जागृत भी हुए लोग और जातीय जनगणना की मांग भी करने लगे। आज केंद्र सरकार को एकाएक झुकना पड़ा और वो जातीय जनगणना कराने की बात कह रहे हैं। क्या कहेंगे सर, जो जातीय जनगणना कराने की बात आज की डेट में कर रही है? विवेक जी, जनगणना का इतिहास पहले हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1865 1865 में सबसे पहली जनगणना भारत में हुई थी, और वो अनऑर्गेनाइज थी, उसके नाम्स नहीं बने थे, डिपार्टमेंट नहीं बना था। उसको 6 साल लगे थे कंप्लीट होने में, क्योंकि वो अलग अलग स्थान पे अलग अलग समय पे हुई, और 1871 में कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट बना, रजिस्ट्रार जनरल बना, और बकायदा उसको फंड्स अलॉट हुए, और पूरे रूल्स रेगुलेशंस बने, और हर 10 साल बाद जनगणना कराने का प्रोसेस भारत में शुरू हुआ। उसके बाद 1881 में, 1891 में, 1901 में, 1911 में, 1921 में ये जनगणना हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जनगणना जाति आधारित जनगणना थी, और 1931 का लास्ट जो सेंसस है कास्ट बेस्ड वो हुआ, यानी 1931 के बाद कास्ट बेस्ड सेंसस भारत में नहीं हुआ। तो ये आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं, और इन आंकड़ों में बड़ी दिलचस्पी से अगर आप देखेंगे तो बड़े चौंकाने वाले नतीजे आपको मिलेंगे। ब्राह्मण अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे, और इन जनगणनाओं में ब्राह्मण अलग से दिखाए गए हैं, तो काफी सारी चीजें वहां से क्लियर होती हैं। तो 1931 में आखिरी कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, और 1941 का सेंसस डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि वर्ल्ड वार लग चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी थी तब। और 1951 से पहले सत्ता का हस्तांतरण भारत में हो चुका था। सी राजगोपालाचार्य पहले भारत के वाइसराय ऑफ इंडिया बने थे, भारतीय, जो भारतीय थे, और उन्होंने गद्दी पे बैठते ही दो मुख्य फैसले किए। एक तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लॉर्ड लिंगलिथ को वाइसराय ऑफ इंडिया से 1945 में एक ऑर्डर करवाया था कि 15 स्टूडेंट एससी एसटी के हर साल विदेशों में हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, और वो 2 बार गए भी, एक बार 15 गए, एक बार 16 गए, जिनमें एक अपने खर्चे पे गया था। तो सी राजगोपालाचारी ने वाइसराय ऑफ इंडिया बनते ही वो ऑर्डर निरस्त कर दिया, यानी उसके बाद फिर कोई भी एससी एसटी जो है हमारे यहाँ से बाहर हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट खर्चे पे नहीं गया। और दूसरा ऑर्डर जो सी राजगोपालाचारी जी ने किया था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। वो था कि भारत में ओबीसी की कास्ट बेस्ड सेंसस अब नहीं होगी, यानी एससी एसटी की होगी मगर ओबीसी की नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था ओबीसी को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उनके हालात को पीछे रखने के लिए, उनकी तरक्की के रास्ते रोकने के लिए, ताकि सेंसस से उनके हालात का पता ना चल जाए, उनकी रियल पॉपुलेशन का पता ना चल जाए। 1931 के लास्ट सेंसस के हिसाब से भारत में ओबीसी की पॉपुलेशन 52% थी, और अब ये माना जाता है कि ये 60% से ज्यादा हो चुकी है। तो अब जो कास्ट बेस्ड सेंसस होगा उसमें ये सामने आएगा। कास्ट बेस्ड सेंसस की इंपॉर्टेंस को अगर आप और गहराई से समझना चाहते हैं
तो आप इस बात से समझ लीजिए कि जब एचडी देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने, तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने फिर से कास्ट बेस्ड सेंसस को हरी झंडी दे दी। और 6 महीने बाद जब उनकी सरकार चली गई, तो वाजपेयी जी की सरकार आई, तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने वो ऑर्डर फिर से निरस्त कर दिया कि कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होगा। यानी कास्ट बेस्ड सेंसस तथाकथित ऊंची जातियों, खास करके विदेशी ब्राह्मणों और भारत के मूल निवासियों के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन बन के रहा है, बहुत बड़ी एक लड़ाई की वजह रही है। और इस लड़ाई को 60% ओबीसी एक जमाने से लड़ रहा था। बहुत सारे संगठन बड़े लंबे अरसे से लड़ रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जम्मू कश्मीर में शनिवार को 4 से 6, रविवार को 12 से 4 धरना देता हूँ। 4 नवंबर 2023 से हर हफ्ते ये मेरा धरना प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा पूरे देश भर में घूम-घूम के मैं अपने मुद्दों पे बात करता हूँ। तो जिन 7 मुख्य मांगों को लेके, कुल मिला के 8 मेरी मांगे हैं, लेके मैं ये धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ, पूरे भारत में घूम के लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। आपको जानकर अच्छा भी लगेगा और हर्ष भी होना चाहिए कि उसमें हमारी पहली मांग जो मेरी है वो यही है कि भारत में जाति आधारित जनगणना हो, ताकि हमें पता चल सके ओबीसी में कितने मैट्रिकुलेट हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने पीएचडी हैं, कितनों के पास गाड़ी है, कितनों के पास पक्के मकान हैं, कितनों का सोशल स्टेटस कितना बड़ा है, फाइनेंशियल स्टेटस कितना बड़ा है, कितनों के पास जमीनें हैं, कितनों के पास पक्के मकान हैं, कितनों के पास बिजनेस है, कितनों के पास दुकानें हैं। तो कुल मिला के उनकी सारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ब्यौरा जानने के लिए ये ज़रूरी था। इसके अलावा हर बार हाई कोर्ट में जब भी रिज़र्वेशन का मुद्दा जाता था, किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का मुद्दा जाता था, तो वो कहते थे आपका जब जाति का आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल नहीं, आपकी स्थिति अवेलेबल नहीं, तो हम आपके आरक्षण को हरी झंडी क्यों दें? तो ब्राह्मणवादी जो ये न्यायालय है, जो ब्राह्मणालय है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो तथाकथित ऊँची जाति के, खास करके ब्राह्मण जाति के जज हैं, उन्होंने पिछले 75 साल में ओबीसी की तरक्की को रोकने के लिए, उनकी रिजर्वेशन को रोकने के लिए, उनके लिए प्रावधान जो गवर्नमेंट ने करने थे उनको रोकने के लिए, इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है कि आपके आंकड़े अवेलेबल नहीं है। तो इन सब के बीच में अब ये जो फैसला आया है, बड़ी मजबूरी में जो बीजेपी को करना पड़ा, क्योंकि उसका जनाधार अब खिसक चुका है, उसका जनाधार अब जा चुका है। वो तो ईवीएम मैनिपुलेशन से, धन बल और बाहुबल के माध्यम से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन, इन सबको मैनिपुलेट करके पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी का इस्तेमाल करके वो बार-बार स्टेट्स की और केंद्र की इलेक्शंस जीत रही है। जनाधार उसका खिसक चुका है। फ्री फेयर अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो जाएँ, बैलेट पेपर से सही चुनाव हो जाएँ, तो भारत में एमपी की 5 सीटें भी वो बीजेपी नहीं ले सकती है। अब उनको ये बात पता चल चुकी है और बिहार की इलेक्शन तो वो जीत ही नहीं सकते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कांग्रेस को ट्रम्प कार्ड की तरह यूज़ करना चाहती थी, राहुल गांधी इसको हर जगह मुद्दा बनाकर उछाल रहे थे। तो इसकी काट करने के लिए और बिहार की इलेक्शन जीतने के लिए ये आरएसएस और भाजपा ने एक चाल चली है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये बाद में जुमला साबित होगी। ये सेंसस होगा, नहीं होगा, इसमें क्या वो मैनिपुलेट करेंगे, किस तरह से आंकड़ों को मैनिपुलेट करेंगे। क्योंकि एक कॉलम शायद ये भी रखा जाएगा कि वो अपनी कोई जात ना बताना चाहे तो ना बताए, उसमें बड़ा खेला हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें खैर बाद में रहेंगी, मगर फिलहाल एक मॉरल विक्ट्री जो है वो भारत के मूल निवासी बहुजनों की और खास करके ओबीसी समाज, वो एससी, एसटी, ओबीसी का जो बहुत बड़ा अंग है और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस में भी पाया जाता है, नॉन मुस्लिम्स, ना सिख ना क्रिश्चियंस को छोड़ के अगर हम देखें, हिंदुओं को भी देखें, तो बहुत बड़ा एक तबका जो है, अबव 60% भारत की पॉपुलेशन जो है, उसकी बहुत बड़ी जीत है। और उसके साथ एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की भी जीत है। ये फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा की बहुत बड़ी जीत के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। अब इसके बाकी चीज़ों पे तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, उस पे हम चर्चा तभी कर पाएँगे। मगर आरएसएस और भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों को जो घुटनों के बल ला के हमने झुकाया है और उनको मजबूर कर दिया या फैसला कर लेने के लिए, ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है, जीत है। ये बाबा साहब के मिशन की जीत है, मेरा ऐसा मानना जी लेकिन सर अभी देखने को मिल रहा है जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्रेडिट लेने की बारी आ रही है तो अभी तो बड़े पैमाने से सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो क्रेडिट का दौर चल रहा है कि कौन कितनी वाहवाही ले ली जाती है जनगणना पे लेकिन देखने को मिल रहा है कि जो सामाजिक संगठन थे उन्होंने दिन रात कर इस मुद्दे को अहम मुद्दा बनाया और देश भर में इसको हर कोने तक पहुंचाया जाता है जनगणना की लेकिन अब क्रेडिट की बारी है तो कांग्रेस को सपा को सब अपना अपना पीठ थपथपा रहे हैं क्या कहेंगे
देखिए, सही क्रेडिट तो जाता है राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले जी को, जिन्होंने हमें जागृत किया। शाहू जी महाराज को, जिन्होंने आरक्षण को आगे बढ़ाया। फुले साहब जनक थे इसके, और शाहू जी महाराज ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। सियाजी राय गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब को फॉरेन एजुकेशन दिलवा के इस काबिल बनाया कि वो हमारी जंग लड़ सकें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, फिर पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर जी को, और उसके बाद जो जिन लोगों ने इस मिशन को आगे बढ़ाया, खास करके मैं याद करना चाहता हूँ जिन्होंने बॉम्ब सेफ बनाई थी, यशकाई डी के खापर्डे जी, यशकाई दीना बाना जी, मान्यवर कांशीराम जी, और उनके साथ जो 150-200 साथी थे जिन्होंने बामसेफ की आधारशिला रखी और फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा पे अम्बेडकर मिशन को आगे बढ़ाया। फिर बामसेफ ने इसको टेकअप किया। इसके अलावा ओबीसी के बहुत सारे संगठन काफी अरसे से इस पे काम कर रहे थे। काका साहब कलेलकर कमीशन के समय में भी काफी संगठन काम कर रहे थे। उसके बाद आगे चल के भी जैसे आप देख रहे हैं अर्जक संघ है, और बहुत सारे पैरियर ललई सिंह यादव हैं, बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा है, बहुत लंबी लिस्ट है। और भी ओबीसी के बाकी लोग, खास करके तमिलनाडु के डीएम के डी के, इसके अलावा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ओबीसी की। तो सही क्रेडिट तो इन सबको जाना चाहिए जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है इस हक को हासिल करने के लिए। लेकिन जहां तक क्रेडिट की बात है, तो बाबा साहब की एक बात मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ विवेक जी। उन्होंने जब वन मैन वन वोट वन वैल्यू का कंसेप्ट दिया, तो शाम को वायलिन बजाते हुए उन्होंने कहा था कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, और जिसको हमारे वोट भी चाहिए होंगे उसको हमारे कदमों पे झुकना होगा, झुक कर हमसे वोट मांगना होगा। हमारे कदमों से वो सर कभी उठा नहीं पाएगा। और ये बात अब कहीं ना कहीं कमोबेश सच साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि 2012, 13, 11 के साल में अगर आप देखें तो कांग्रेस कई बार वादा कर चुकी थी कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए, जाति आधारित जनगणना के लिए, मगर बैकफुट पे आ गई थी। खास करके प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम जैसे लोग, और इवन मनमोहन सिंह भी नहीं चाहते थे कि कास्ट बेस्ड सेंसस हो। तो वो जो वादे इन्होंने किए थे उस पर ये मुकर गए थे। इस चीज का फायदा बीजेपी तब उठा रही थी, और राजनाथ सिंह और कई इनके बड़े नेता ओबीसी सेंसस पे बड़े पैमाने पे बात कर रहे थे। हालांकि नीयत इनकी भी खराब थी, तभी 11 साल से इन्होंने नहीं करवाया। मगर इस झटके से कांग्रेस का वोट बैंक खिसक कर भाजपा के खेमे में चला गया, और पिछले 11 साल से भाजपा रूल कर रही है। चाहे कितनी मैनुपुलेशन भी उन्होंने की हो, मगर कुछ जनाधार भी उनको ओबीसी का मिल गया था। अब अगर ये जनगणना की बात नहीं कर रहे थे तो भाजपा का वोट बैंक भी खिसकने लगा था, और राहुल गांधी इसको लूटने की फिराक में बैठे हुए थे। इस द्वंद में अल्टीमेटली भाजपा को और आरएसएस को ये सोचना पड़ा कि अगर ओबीसी वोट बैंक खिसक गया तो भाजपा धराशायी हो जाएगी, औंधे मुंह जमीन दोज हो जाएगी, जमीन पे गिर पड़ेगी, और शायद ही कभी उठ पाए। तो बाबा साहब की वो वन मैन वन वोट वन वैल्यू का कंसेप्ट हालांकि अभी तक लागू तो नहीं हो पाया। ईवीएम, धनबल, बाहुबल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, ये सब इस्तेमाल होके बाबा साहब की वो बात सच नहीं होने दे रहे। मगर इसके बावजूद, क्योंकि ओबीसी 60% है, 60% से ज्यादा है, 60% से ज्यादा है, उसका बोझ इतना ज्यादा है कि उसके तले कोई भी पार्टी दब के मर जाएगी। तो भाजपा ने सुसाइड करने से बेहतर समझा कि चलो एक ये भी पैंतरा चल के देखते हैं, शायद बिहार में इसका फायदा हो जाए। हालांकि बिहार में इनको इसका ज्यादा फायदा मिलने वाला है नहीं। वहां रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, लोगों बुरी हालत है, एग्जाम लीक हो जाते हैं, रोजगार मिल नहीं रहा और लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन ये ट्रम्प कार्ड आरएसएस ने और भाजपा ने चला है। और आपने हाल ही में कुछ स्टेटमेंट्स अभी मोहन भागवत की सुनी होंगी। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि जब ब्राह्मणों की बेटियां दलितों के घर ब्याही जाएंगी तो जातिवाद समाप्त होगा। वो जाति के खिलाफ अब काफी कुछ बोल रहे हैं। शायद उनको ये अंदाजा लग चुका है कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की जागृति और इनका इकट्ठा होना, एक मंच पे आना, बाबा साहब ने कहा था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, तो ये अब एजिटेट करने वाले हैं, और शायद ब्राह्मणों को इस देश से भागना पड़े या जान बचाने के लिए लाले पड़ जाएं। तो इससे पहले कि ये हालात हो तो सुरेंडर कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आरएसएस मुझे सुरेंडर करती नजर आ रही है। भाजपा भी सुरेंडर कर चुकी है। इनके हिंदुत्ववादी संगठन भी मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में अब सुरेंडर कर ही देंगे। अगर नहीं करेंगे तो इनका हशर बुरा होगा, ये मैं कह देना चाहता हूं। तो ये क्रेडिट चाहे भाजपा ले या कांग्रेस ले, असली क्रेडिट एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी और इनके संगठन और इनकी पीछे जो एजिटेशन, और जैसे मैंने कहा हमारे महामानव राष्ट्रपिता महामानव ज्योतिबा फुला से लेके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक, यशकाई डी के खापर्डे जी, यशकाई दीनाबाना जी, यशकाई कांशीराम जी और इनके साथी, और इनके बाद
जो लोग इनकी प्रेरणा से आगे आए, हम जैसे लोग जो फील्ड में उतरे हुए हैं, सरदर्द की बाजी लगाकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बेसिकली ये क्रेडिट उनको जाना चाहिए। ये उनकी जीत है, ना कि कांग्रेस या भाजपा की, जिन्होंने 75 सालों में ओबीसी को जूतों तले रौंदा है, बर्बाद किया है, खत्म किया है, और अब भी इसी साजिश में 24 घंटे लगे रहते हैं कि कैसे इनको बैक फुट पे रखा जाए, पिछाड़ा जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई ओबीसी अब आपको दिखेगा नहीं, प्रशासन में 2-4% से ज्यादा ओबीसी दिखेगा नहीं, राजनीति में भी नहीं दिखेगा, मीडिया में तो है ही नहीं ओबीसी, और साधन संसाधन तो ओबीसी से छीन लिए हैं देश के। तो कौन से मुंह से कांग्रेस और भाजपा क्रेडिट लेना चाहती है? तो ये एक बड़ा सवाल हम खड़ा करेंगे, और इनको क्रेडिट हम लेने नहीं देंगे, ये बात पक्की है, ये मैं जी। मानता हूँ विवेक जी। तो साथियों, हमारे साथ एडवोकेट अशोक मल्होत्रा साहब थे, जिन्होंने साफ तौर पे ओबीसी जनगणना पे अपनी बात रखी। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहे भोजन टिक फाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत